हेलो। हाय। राधे राधे। मैं आपका अपना विश्वेंद्र पोद्दार लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, सीटेट और आरपीएससी, यूपीएससी से संबंधित एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है ये भी बता। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी में पहेली को राजस्थानी में पहेली को क्या कहा जाता है। ये राजस्थानी भाषा में पहेली को क्या कहते हैं? ए गिंगिरत, बी बात, सी टप्पूकड़ा, डी आड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थानी पहेली को क्या कहा जाता है? आड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़ी। क्या कहा जाता है? आड़ी कहा जाता है। डी। इसका आंसर क्या होता है? डी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई हैं? ए राव दलपत सिंह, कहर सिंह, घोड़ा बादल की, भैरू जी कल्ला जी की, जयमल और पत्ता की। तो जयमल पत्ता की छत्रियाँ या उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ पर लगी हुई हैं? तो देखिए ये बात करते हैं, इसका आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? टी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। जयमल और पत्ता की छत्रियाँ बीकानेर के जो दरवाजा है, जूनागढ़ का किला है, उसके दरवाजे पर हाथियों पर चढ़ी हुई लगाई गई हैं। जिनको किसने लगवाया था? अकबर ने। किसने लगवाया था? अकबर। हाथियों पर ध्वजारूढ़ मूर्तियाँ थीं जिनको जूनागढ़ किले में स्थापित करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है हमारा? जयमल पत्ता। घोड़ा बादल की बात करें, ये भी कर लेते हैं। तो घोड़ा बादल का संबंध है चित्तौड़गढ़ से, यानी मेवाड़ से। जुराड़ तंजीम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में, तो वहाँ पर घोड़ा बादल की मृत्यु हुई थी, वो भी शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? यानी राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 22 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 22। 19 रियासत और 3 ठिकाने। तो इनमें लोक सेवा आयोग कहाँ पर कार्यरत थे ये बताना, कितने प्रांतों में कार्यरत था। तो देखिए, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? तो 3 प्रांत। कितने प्रांत थे? 3 प्रांत थे जिनमें लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो आंसर क्या हो जाता है? सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? यह इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य कौन सा है? हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भूखा ना रह जाए, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? राजस्थान में। इसका ध्येय वाक्य या संकल्प वाक्य है, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये कौन से ऑप्शन में हमारा? डी। कौन से में? डी। अगला क्वेश्चन है, कुरंजा किस जिले का शुभंकर है? कुरंजा नामक क्या है? पक्षी कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, ये भी बताएंगे आपको। तो इसका संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जालौर, झालावाड़, जयपुर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? ए जोधपुर। जोधपुर के खींचन नामक अभ्यारण्य में कुरंजा नामक पक्षी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए जोधपुर का जो शुभंकर माना गया है, किसको माना गया है? कुरंजा पक्षी को। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कौन से जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? ए बाड़मेर, बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, कहाँ की गई है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है बी, बीकानेर। कहाँ पर की गई है? बीकानेर में। ददरेवा जन्म स्थल है, ददरेवा में किस लोक देवता का जन्म हुआ था ये बताना है। तेजा जी का, गोगा जी का, देवनारायण जी का, पाबू जी का।
तो देखिए ददरेवा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, चूरू जिले में। और ददरेवा चूरू से किसका संबंध है, तो गोगाजी का संबंध है मेरे प्यारे साथियों। किसका संबंध है, गोगाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी। क्या हो जाएगा, बी। तो ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। यदि पंचायती राज की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। जो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा लागू किया गया था, तो इसमें बात की गई है। तो ये बताना है आपको ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ग्राम सभा कर ले 243D, 243A, 243F, 243C, या इसको कह सकते हैं गा, चा, का और गा। यह 243 गा, 243 का, 243 चा, 243 गा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ग्राम सभा यानी प्रत्येक पंचायत स्तर के लिए एक ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243A, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। जो वहाँ के प्रत्येक वार्ड जो ग्राम है उसमें 18 वर्ष तक की आयु के मतदाता जो मत प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे मिलकर के ग्राम सभा का गठन किया जाता है। अगर डी की बात करें, डी नहीं सी की बात करते हैं पहले। अगर सी की बात करें तो सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें हम डी की, तो डी में क्या है, तो डी की बात करते हैं तो डी में क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो 243D है या गा है, उसमें आरक्षण यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243D। और ऐप की बात करें तो जो ग्राम पंचायत स्तर है यानी पंचायतों के लिए जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं या निहरताओं का उल्लेख किसमें मिलता है, 243F में मिलता है। किसमें मिलता है, 243F। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है, यही एक तरफ है वेद और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो संबंध है वो पंचवेद से है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से है, अथर्ववेद गौड़पद से है। तो देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद या ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, ये किसके हैं, ऋग्वेद के। अगर बात करें हम सामवेद की, तो सामवेद का जो उपवेद है या ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, पंचमेश और जैमिनी। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद का गौड़पद। तो ये चारों का जो मेल है वो सही है। ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, H 4 2 3 1, 4 3 1 2, 3 4 2 1, 1 2 3 4। तो ये कौन से में हमारे प्यारे साथियों, डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये चारों का जो मिलान है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध किया था या लड़ाई लड़ी थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध 1191 में। तो ये बताना किसके साथ लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, विजयचंद और जयचंद। तो यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध है मेरे प्यारे साथियों वो किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किसके मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों,
ए पृथ्वीराज चौहान। और कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा। यही करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यानी कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, ना कि विदेशियों को? ए कानून के समक्ष समानता, बी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, डी धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और डी नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता ये भी भारतीय नागरिकों विदेशी दोनों को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये भी सभी को प्राप्त है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये भी दोनों सभी को प्राप्त है। लेकिन धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की जो बात की गई है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। क्योंकि लोक सेवा में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? यही संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 9 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। तो देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन बनाए गए थे? भीमराव अंबेडकर। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। बात करें 1940 की, 13 दिसंबर 1940 की, तो इसका मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यानी भारतीय संविधान लागू किया गया। अंगीकृत कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है ये भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ है भारतीय संविधान के प्रावधान के स्रोत और एक तरफ स्रोत। यानी कौन सा प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से। ये सही है। बी समवर्ती सूची का प्रावधान, कनाडा। आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी। मौलिक अधिकार, यूएसए। तो देखिए आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए, सही है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए, ये भी सही है। लेकिन समवर्ती सूची का जो अधिकार है वो कनाडा से नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे साथियों? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। और कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या ली गई है? संघात्मक व्यवस्था, यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों?
बी, क्या हो जाएगा? बी, सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो समवर्ती सूची कनाडा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रानी अभिलेख कौन से स्थान पर स्थित है? यानी रानी का अशोक का स्तंभ लेख है, यानी स्तंभों के लिए अभिलेखों के लिए किसको जाना जाता है? अशोक को। इसका संबंध कौन से स्थान से है? मथुरा, बिहार, इलाहाबाद, दिल्ली। तो रानी का स्तंभ लेख है वो प्रयाग, इलाहाबाद। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? प्रयाग, इलाहाबाद में। तो रानी का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रानी स्तंभ लेख इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी, प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ये पूछा है। ए, महासागरीय लवणता में भिन्नता, ये भी है। बी, बाष्पीकरण और वर्षा, ये नहीं है। सी, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये सही है। पृथ्वी की परिभ्रमण भ्रमण गति, ये भी सही है। तो ये तीनों जो कारक हैं, ए, सी और डी, ये तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन बाष्पीकरण और वर्षा ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कहाँ स्थित है? कन्नौज, बदायूं, अजमेर, दिल्ली। 2.5 दिन का जो झोपड़ा स्थित है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर। कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था। एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी यहाँ पर, और उसको तोड़ करके, संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसको किस में बना दिया था? एक मस्जिद का रूप दे दिया था। किसका रूप दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? मस्जिद। तो जिसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में ही उसको तैयार कर दिया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? यह चंपा की बात की गई है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ये बताना है। ए, कौशल, बी, काशी, सी, मगध, डी, अंग। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? जो चंपा है वो अंग की राजधानी थी। किसकी थी? अंग की। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे साथियों? श्रावस्ती। ये भी याद रखना, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल जनपद की। काशी की बात करें तो काशी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वाराणसी। वाराणसी। अगर बात करें मगध की तो मगध की कौन सी थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज, या जिसे कहते हैं राजगृह। क्या कहते हैं? राजगृह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स मामला, CSR मुंबई मामला, डी, बेरुवारी संघ मामला। तो यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से निर्णय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बेरुवारी जो संघ मामला है 1960, ये कब का है? 1960 में जो भारतीय प्रस्तावना थी भारतीय संविधान की, उसको संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें दोबारा उसके फैसले को बदलते हुए कहा गया था कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है। ये कहा गया था किसमें? केशवानंद भारती केस में। और नहीं की बात की गई थी, भाग नहीं है, तो बेरुवारी संघ मामला, डी। इसका आंसर क्या होता है? डी। देखो आगे एक और देखते हैं, मिनर्वा मिल्स बात की बात करें तो 1980, इसके द्वारा किया गया था कि जो भारतीय संसद है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे में, किसमें? मूल ढांचे की बात की गई थी कि मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यह जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता।
तो मूल ढांचे की बात किसमें की गई थी? मिनर्वा मिल्स बाद में। एसआर मुंबई केस की बात करते हैं तो इसका संबंध 1994 कर्नाटक में जो विवाद हुए थे उससे संबंधित है एसआर मुंबई केस 1994। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? यहाँ नृत्य करती हुई स्त्री या उसकी मूर्ति, नृत्यरत स्त्री की मूर्ति कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो नृत्यरत जो कांसे की प्रतिमा या स्त्री की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है मेरे प्यारे साथियों? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है? ए। अगर धोलावीरा की बात करें तो इसमें स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले? धोलावीरा से। कहाँ से मिले? धोलावीरा से मिले। लोथल की बात करें तो गुजरात रंगपुर में। यहाँ से क्या? चावल की भूसी, चावल की भूसी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी ग्रीष्ममेल के जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 1544, जनवरी 1545, जून 1545, जनवरी 1543। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ ये बताना है आपको। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? ए, जनवरी 1544। यानी 5 जनवरी 1544 को ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ग्रीष्ममेल का युद्ध। और ये कहाँ हुआ था? जैतारण, जैतारण के ग्रीष्ममेल नामक स्थान पर 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। और किन के इसके मध्य हुआ था ये बता दें। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और राम मालदेव के मध्य लड़ा गया था। ग्रीष्ममेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और राम मालदेव के मध्य। कब हुआ? 5 जनवरी 1544। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म स्थान कौन सा है? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अकबर की बात की गई है। ए काबुल में, बी लाहौर में, सी आगरा में, डी अमरकोट। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? अकबर का जन्म स्थान पूछा गया है अमरकोट के किले में। कहाँ हुआ था? डी, अमरकोट के किले में। अगला क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन, सी बम्बई एसोसिएशन, डी द इंडियन एसोसिएशन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। कहाँ की थी? लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। कब की थी? 1876 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में, यानी कौन सी लिपि में लिखे गए? अरेमाइक लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो ये चारों लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में मिलती हैं। इन चारों लिपियों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? जो कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान। कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान। तो ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिखे गए हैं? खरोष्टी। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? डी। और अशोक के अधिकांश जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में।
यानी सर्वाधिक जो अभिलेख लिखे अशोक ने वो कौन सी में लिखे? ब्राह्मी। और शाहबाजगढ़ी और मनसेरा की बात की गई है तो वो कौन सी में लिखे गए हैं? खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? यानी भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री, यानी भारत में मंत्रिमंडल में सबसे पहली जो केंद्रीय मंत्री बनाई गई, कैबिनेट मंत्री बनी थी, वो कौन सी? ए सरोजिनी नायडू, बी मीरा कुमार, सी अमृत कौर, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? अगर पहली बात करें भारत की, इसमें पूछा है प्रथम केंद्रीय मंत्री, तो वो कौन थी? राजकुमारी श्रीमती अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी श्रीमती अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। मीरा कुमार की बात करें तो ये पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष। कौन थी? मीरा कुमार, पहली भारत की लोकसभा महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो मीरा कुमार। सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो ये प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, यूपी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। यानी 2022 का जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ए पंजाब, बी गोवा, सी केरल, डी सिक्किम। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में केरल राज्य का प्रथम स्थान रहा था। इसका रहा था केरल राज्य का प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? यह चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कितने दिनों में कर लेता है ये बताना है प्यारे साथियों। ए 27 दिन, बी 29.5 दिन, सी 27.5 दिन, डी 29 दिन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27। तो इसका आंसर क्या होता है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ स्थित है? कौन से जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी अलवर, डी बीकानेर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए डी बीकानेर में मूंगफली की मंडी स्थित है। और लूणकरसर बीकानेर, लूणकरसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूंगफलियों का सर्वाधिक जो मंडी, बड़ी मंडी और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन का होता है लूणकरसर बीकानेर में, इसीलिए लूणकरसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? यह प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान के कौन से जिले में? ए जोधपुर, बी कोटा, सी बीकानेर, डी जालौर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रथम मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? बड़ाला, जोधपुर। बड़ाला जोधपुर में राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1994, 1993, 1995, 1996। देखिए विश्व व्यापार संगठन की बात की गई है तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों? 1995, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
कब हुई? 1 जनवरी 1995। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।